डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों की कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपने अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहब संसद में कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहब का संसद का आखिरी दौरा था। माई साहब आखिरी वक्त तक बाबा साहब के साथ ही थीं। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन के एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहब सुबह 8:30 पर सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गईं और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इस बीच नानक चंद रत्तू, जो दफ्तर जाने वाले थे, उनके पास आए। नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। माई साहब ने बाबा साहब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आई। उसके बाद तीनों लोग यानी बाबा साहब, माई साहब और डॉक्टर मालवंकर के साथ नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहब ने अखबार पढ़े। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाएं और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई में चली गईं। बाबा साहब और डॉक्टर मालवंकर बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे। 5 दिसंबर को जब बाबा साहब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहब खरीदारी के लिए बाजार चली गईं। डॉक्टर मालवंकर 5 दिसंबर की रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे। वो भी मुंबई जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाह रहे थे, तो डॉक्टर मालवंकर भी माई साहब के साथ खरीदारी के लिए बाजार चले गए। क्योंकि बाबा साहब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चले गए थे, जिससे उनकी नींद में खलल ना पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवंकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए थे और वो दोनों शाम लगभग 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहब बेहद गुस्से में थे। बाबा साहब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस वक्ती तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे, वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराजगी काफूर हो जाती थी।
बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहब के कमरे में गईं। बाबा साहब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब बाबा साहब के लिए कॉफी बनाने सीधे रसोई में चली गईं। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहब और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। जैन धर्म के प्रतिनिधिमंडल ने भी बाबा साहब की इजाजत से लेकर विदा ली। बाबा साहब ने उनसे कहा कि अगले रोज मेरे सचिव से शाम का वक्त लेकर ना, फिर हम बात करेंगे। इसके बाद बाबा साहब ने मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर बाद जब माई साहब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद माई साहब ने खाना खाया। बाबा साहब माई साहब के खाना खत्म करने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भव सागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और MS जोशी और आचार्य अत्रेय के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दें। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गईं। उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जगाने उनके कमरे में गईं। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए ही बाबा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहब को जबरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहेब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहेब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी।